शुक्रिया, थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच हर्षित। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर। और वो लोग जो शो में रोज आते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो परिवार के लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, उन सबका, वो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, वो जो मम्मी पापा के साथ आए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? मैं सर बिजनौर से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ ऑटो वाले, तबीयत ठीक है अब? आराम है? बैठो, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी कहां से आए? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या नाम है साहब? मेरा नाम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। पुष्पेंद्र जी, पहली बार आए शो में? यस यस। अच्छा, कितनी देर रुकेंगे? आपके जब तक आप रहेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि 5-10 मिनट तो रुकेंगे। नहीं नहीं, मैं आपके साथ। आज नहीं, हमारे साथ की जरूरत नहीं, हम कोई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। मैंने बस पूछ लिया आपसे कि कितनी देर रहेंगे। नहीं, कम से कम 15-20 मिनट। 15-20 मिनट रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और भैया तुम कहां से आए? आगे आओ, आगे आ जाओ, पास आ जाओ मेरे। यहाँ खजूरी से तो हो, आगे आओ। बहुत अच्छा, ड्रेस बहुत बढ़िया लग रहा है तुम्हारा। कहाँ जा रहे हो आज? ऐसे ही घूमने आए थे। बहुत सही गुरु, तुम हमारे सामने से, सफेद के बगल में काला चमकने दो। वाह क्या बात, डिजाइनर है ये मामला आज। तो कहाँ कहाँ घूमने जाओगे आज? आज मेरा वैसे भी शो करने का मन है नहीं, वो ऐसे ही हम आ गए हैं। अब तुम लोग का शो मन है देखने का, मेरा शो नहीं है मन करने का, तो अब इसमें तुम कशमकश है। अब जो भी होगा, जैसे मन अगर बदल गया मेरा थोड़ी देर में, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर जाना अपने अपने घर। हाँ, यहाँ तुम खजूरी खास, पास आओ। क्या नाम? रिजवान नाम है। रिजवान भाई, वाह रिजवान भाई, पानी वानी पिया कि नहीं पिया? पी लिया। पी लिया। तो कितनी देर घूमोगे? बस ऐसे ही 1-8 घंटे। 1-8 घंटे कनॉट प्लेस में घूमो। आज हम भी चलते तो हमारे साथ, रिजवान भाई हम भी तुम्हारे साथ ही आज चलेंगे घूमने का। आज मेरा मन है, आज बहुत दिनों बाद ऐसा है कि बारिश का कोई माहौल नजर नहीं आता। मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं जो मौजूद है। ना 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 ना, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, चुपचाप खड़े रहो। तुम सोच रहे हो कि पता नहीं ये बोल देंगे। थैंक यू सो मच सर। कहां से आना हुआ? हरिद्वार से। जय गंगा मैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आइए, आगे आइए जी। बाबूजी क्या नाम है आपका? सतीश कुमार दुबे। दुबे जी क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो बहस है, बहस का जो सिलसिला है वो चुनाव आयोग पर है। राहुल गांधी ने कुछ कहा है कि उनके पास है जो एटम बम है, जिसको कि वो खोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है कोई बात बताए, कोई कहे कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी विधिक या संवैधानिक संस्था से ऐसी कोई लड़ाई हुई हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन हो सकता मेरे से फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोई गलती हो। मैं कहूंगा अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे जो देते हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि क्या कभी ऐसा युद्ध हुआ, ऐसी लड़ाई जैसी स्थिति बनी है। जरूर इस पर बात करेंगे। इसमें चुनाव आयोग ने अलबत्ता उनको बहुत जवाब दिया है, क्योंकि मैं दोनों के बयान पढ़ूंगा, राहुल गांधी जी का भी और जो चुनाव आयोग है उसने क्या कहा, वो दोनों बात करेंगे। जी दुबे जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग का जो कहना है, ये तो पिछले 14 सालों से लगातार चलता आ रहा है। राहुल गांधी जी जो कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में सत्यता तो है जी, लेकिन राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए, संसद में उनको पूरा मौका दिया जाए और उनकी सत्यता जान ली जाए, मेरा ये कहना है। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी के लिए सबसे आसान काम क्या है आज के समय में कि इल्ज़ाम लगाना। वो भर भर के इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी अडानी अंबानी। इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान है आज की डेट में, और भाग जाना। इल्ज़ाम लगाओ और भाग जाओ। दूसरा व्यक्ति के अपमान, उनका इज्जत कम हो रही है कहीं ना कहीं। संस्थाएं जो हमारी स्वतंत्र रूप से जो काम करी है, उसकी कहीं ना कहीं हानि हो रही है ना, उसकी स्वतंत्रता पे। दूसरी बात, जो अभी चुनाव आयोग ने वहाँ पे बिहार में जो वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया है, हाँ। जब उसमें जो व्यक्ति मर चुका है या जो छोड़ के वहां से जा चुका है, उनके नाम कटने चाहिए। सीधी सी बात है, हर कोई यही चाहता है। हाँ, जो व्यक्ति है ही नहीं जिंदा, उसको हाँ। वोट कैसे दिया जाए? राइट, दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं। जैसे इधर भी खड़े हैं, उधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। मैं लोगों का तारुफ कराता हूं। वंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनुरुद्ध भैया, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी कुछ देर में आएंगी। राहुल लाल जी
बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले उपाध्याय जी, देखो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं दोनों के स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, राहुल गांधी ने कुछ इल्जाम लगाए। हमारे पास स्पष्ट सबूत है कि चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। ये कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी इस बात को बोला है। ये मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं, 100% सबूत के साथ बोल रहा हूं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। हमने 6 महीने जांच करवाई और जो डेटा हमें मिला है वो ये एटम बम है। अब जब ये एटम बम फटेगा तो चुनाव आयोग दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वो ये कहते हैं कि ये जो विधिक संस्था है ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखेगी, ये गायब हो जाएगी। कहां गायब हो जाएगी ये भगवान जाने या वो जाने, वो बताएंगे। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने अलबत्ता जरूर जवाब दिया है और उन्होंने जवाब दिया राहुल गांधी के आरोपों और धमकी पर चुनाव आयोग का जो आरोप है उसका वो जवाब दे। रोज रोज लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों को हम नजरअंदाज करते हैं। रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव कर्मी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान ना दें। 2 लेटर, एक ईमेल 21 जून का है शायद, अभी मैं चेक करके बता दूंगा। एक ईमेल भेजा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल गांधी को और उसी तारीख को एक चिट्ठी भी भेजी गई। दोनों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। चुनाव आयोग कहता है अपने कर्मियों से, देखिए उसमें क्या है कि बहुत बड़ा पैराफिनेलिया, बहुत सारे लोग काम करते हैं इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कहा कि आप काम करते रहिए, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद है उनको आरोप लगाने दीजिए, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, हमको काम करने की पूरी आजादी है। लेकिन एक शब्द उन्होंने आज दे दिया, एटम बम। ये तमाम सारी हमने बातचीत रख दी। आज डिबेट का आगाज बीजेपी की तरफ से होगा और क्योंकि इल्जाम आपकी तरफ से लगाया गया है तो बीजेपी की तरफ से होगा। मैंने बीजेपी का एक भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो इधर से बोला गया है, तो सबसे पहले इनकी तरफ से एंड देन यू विल डिबेट। जी, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में एक दिन कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तो क्या कहते भूकंप आ जाएगा। तो मुझे लगा भैया भूकंप आएगा, पता चला कुछ दिन बाद उन्होंने आंख मार दी, मतलब भूकंप उनका ऐसा आया। फिर एक दिन पता चला प्रधानमंत्री जी के गले पड़ गए और एक दिन तो और कर बैठे, भूकंप लाने के चक्कर में फ्लाइंग किस दे डाला। मतलब अनपार्लियामेंट्री उनकी हैबिट बन चुकी, हैबिचुअल अफेंडर है। वो ऐसे कहते थे पेगासिस के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अपने मोबाइल फोन लाके जमा कर दो, गायब हो गए। हिंडनबर्ग में आए, पता चला हिंडनबर्ग पे एफआईआर अमेरिका की सरकार ने कर बैठी। ऐसे पीएम केयर में चले आए। हमेशा कहीं न कहीं आदत है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया आप एक काम करो, कोई व्यक्ति अगर आपको जिंदा मिलता है या कोई शिकायत मिलती सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आप लेके तो आओ मेरे पास। लेकिन वो आइटम बम फोड़ने बताए कहां पता है कि कर्नाटक के अंदर हालत यह हो गई है कि उनके एमएलए जो है आपस में टकरा रहे हैं। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार सिद्धारमैया कहा नहीं मान रहे। वही हो सकता है आइटम बम कल को उनकी सरकार न गिर जाए, डीके शिव कुमार अलग न पार्टी बना ले। राइट, ये बीजेपी का है। मैं कांग्रेस की तरफ से आता हूं। आप तो चुनाव जीते हैं कर्नाटक में, आप चुनाव जीते हैं हिमाचल में। 2014 के बाद आप कांग्रेस कई चुनाव जीती है, लेकिन जब आप चुनाव जीतते हैं तो उन स्टेट में ये क्यों कहते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? फिर आप कहिए कि मैं सरकार नहीं बनाएंगे यहां पे क्योंकि हमें लगता है मेरे साथ बेईमानी हुई और बेईमानी से हमको जिता दिया गया है। आप ऐसा तो कभी नहीं कहा आपने कि बेईमानी से हमें जिताया गया है, ये तो नहीं कहा गया। ये कहते हैं अलबत्ता जरूर कि मुझे हरा दिया गया है। देखिए, इन्होंने बहुत सारी दुनिया जहां की बातें की, आपने इनसे सवाल जो पूछा उसकी जगह पे दुनिया जाके क्या, तो मैं उनके तरफ में मुद्दे से आप फ्री हैं। उनकी तरह मैं मुद्दे से अलग नहीं होऊंगा। मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा उनके जो अलग अलग मॉडल रहे। आज के समय पे जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो कैसे काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। बेशक अब आप में मुझे टाइम मत देना, पर अभी मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा समझाने के लिए। एक चंडीगढ़ मॉडल आपने देखा कि किस प्रकार से मेयर के चुनाव में वहां पे किया गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तब तक चुनाव आयोग जो था वो गहरी नींद में सोने लगा। दूसरा मॉडल अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपके चैनल में चुनाव हो रहा है, ठीक है। अब उसमें कह दे कि
अरे मैं एक मान उदाहरण ले समझा रहा हूं। मान ले मुझे एक शब्द पे इनका नहीं बोलने दीजिए, वो बोलने में रिदम टूटती है। नहीं बीच में जब आप बोलते हैं तो रिदम टूट जाती है बोलने वाले की। मुझे एक शब्द पे एतराज है, वो मैं बोल दूंगा कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन आपको बोलने की पहले इजाजत है। इसलिए मैंने कहा कि उदाहरण के उतार पर, हाँ, ठीक है। ठीक। मान लीजिए कि आपके चैनल में चुनाव हो रहा है और वहां पे जाके आपके सिर्फ चैनल के लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग वोट आ गए। ये महाराष्ट्र चुनाव कि जहां पे जितने अडल्ट पॉपुलेशन थे उससे ज्यादा वोटर्स पड़ गए, तो ये राहुल गांधी जी ने सबूत मांगा वोटर लिस्ट का, जिसका चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाई। दूसरा मैं समझाता हूं, आपका ये कैमरा ये पूरे दिन चलता है, अब इसके बाद इसकी बैटरी कम होगी, लेकिन पता चले शाम में कि इसकी बैटरी तो अभी भी 100% है। ये है हरियाणा मॉडल कि भैया ईवीएम की मशीन जो है वो पूरे दिन चली, लेकिन उसके बाद भी 99% उसकी बैटरी निकलती है। ये राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया। तीसरा, अब बिहार मॉडल पे आ जाइए। बिहार मॉडल यह है कि आपके चैनल कहते कि भैया प्रतीक जी वोट नहीं दे सकते, और आपके चैनल में से तकरीबन 30-15 लोग जो है वो वोट नहीं दे सकते चैनल के किसी चुनाव में। तो यह बिहार का मॉडल कि भैया लोगों को ही वोटर्स को हटा दो। पहले के टाइम पे होता था कि जनता नेता को चुनती थी, लेकिन आज के समय पे नेता जनता को चुन रहे हैं। यह भाजपा ने किया है। राइट, बिहार मॉडल जो है, मैं आप बोलेंगे? नहीं आप बोल चुके हैं, एक बार बोल चुके हैं। नहीं एक बार बोल चुके हैं। एक मिनट, इनसे ये पूछिए कि कर्नाटक में, हिमाचल में वहां पे वोट कैसे पड़े? इन्होंने वो मैंने पूछा इनसे, मैंने पूछा भाई, आप बिहार में ये जो कह रहे हैं ना प्रतीक जी को वोट देने दिया जाए या न देने दिया जाए, तो सवाल तो ये है कि अगर वो जिंदा है तो वो वोट देंगे, और जिंदा नहीं है तो वो वोट कैसे देंगे? और बैटरी वाले पे मुझे अच्छी तरह से याद है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया और उसका क्लैरिफिकेशन दिया था उस समय, और आपको पूरी तरह से, जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने 2 बार आपको बुलाया, आप क्यों नहीं गए? मैं मानता जी। प्रतीक जी, मैं भाई साहब को नहीं जानती, आज पहली बार देख रहे हैं उनको। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है और बड़े ओजस्वी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, एंड बहुत ही बढ़िया फ्लुएंट बोलने वाला व्यक्ति है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं हाँ। पहली बार उनके साथ आज डिबेट में शामिल हूँ। हाँ। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपके चैनल के अंदर चुनाव है, हाँ। और वहां पर और भी लोग बाहर से आके वोट करना चाहते हैं। तो चैनल के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव होता है, इनफैक्ट जो लॉयर्स का भी चुनाव होता है, तो उसमें लॉयर्स ही सिर्फ वोट दे सकते हैं। कोई पड़ोस के आके हमारे जैसे जर्नलिस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता वोट नहीं दे सकते। अगर बाहर के लोग आकर वोट देंगे तो ये तो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये तो उसकी अवहेलना हुई ना। तो आपका एग्जाम्पल जो है वो आपकी ही जो साजिश है उसमें आपको फंसाता है। यही पूरे सिस्टम को तो रेक्टिफाई करने के लिए काम किया जा रहा है। जहां पर वोटर्स फेक है, जहां पर वोटों की संख्या डबल करके, पहले जब आप पर्ची से वोट डलवाया करते थे, जिन स्टेट्स में इनकी सरकारें बन जाती हैं, पूरा ईवीएम सही हो जाता है, वहां पे ईवीएम सही हो जाता है। जहां पर ये हार जाते हैं तो ईवीएम का राइट। नहीं, सवाल यह है कि अगर मेरे चैनल में वोटिंग है तो पहले तो विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और अगर रुकिए, और अगर आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा और तब आप विश्वास पैदा करके चुनाव में शरीक हो पाए। लेकिन अगर आपको सिर्फ चुनाव के बाद इल्जाम लगाना है, तब तो फिर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी, हम लोग ये सवाल यहां पे इसलिए उठा रहे हैं, जैसे मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो वहां पे आप देखेंगे कि 1 करोड़ जो है वहां पे एंड मूवमेंट पे, चुनाव से ठीक पहले वोटर्स ऐड कर दिए जाते हैं। वहां पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से चुनाव आयोग रात के समय पे अचानक जाके अपना ये नियम बदल देता है कि भैया 45 डेज के अंदर के बाद जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक फुटेज नहीं दिया जाएगा, चाहे वो जो है क्या सीसीटीवी की फुटेज हो या कोई भी अन्य चीज हो, ये नहीं दिया जाएगा। ये सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि किस प्रकार से एंड मूवमेंट पे पूरी प्रक्रिया बदली जाती है। आपको याद होगा किस प्रकार से सीजीआई को हटा के चुनाव आयुक्त की जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति में अपने मंत्री को डाला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अच्छा, फिर आपसे मैं पूछूं, गिल साहब को आपने क्यों डाला था, चुनाव में लड़वाया था? गिल साहब को फिर आपने क्यों किया था? वो आए थे ना, खेल मंत्री बने थे ना। देखिए, कांग्रेस का एक बड़ा अच्छा मॉडल बता रहा हूं चुनाव जीतने का। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल क्यों लगाया? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिगिंग पाया था उनके चुनाव में, उनके चुनाव को खारिज कर दिया था, तब आपातकाल मतलब सत्ता लेने के लिए कांग्रेस का मॉडल। राजीव गांधी के लोगों पर एफआईआर पता किस लिए हुआ? बैलेट पेपर लेके अमेठी रायबरेली के लोकसभा जनरल इलेक्शन में भागते थे तो एफआईआर हुआ।
ये इनका मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल। उसके बाद इनका एक मॉडल और बता रहा हूं। इनका मॉडल है कि जब अपने में कुवत ना रहे ना, जब अपनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो कहो कि नहीं चुनाव आयोग की बैटरी डिस्चार्ज हो रही। अरे अपनी बैटरी चार्ज करो भैया। आप बताओ ना, आपके कितने प्रवक्ता होंगे एक साथ नहीं बता सकते कि कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, कितने वोट वहां पे ऐड हुए। एक भी प्रवक्ता को नहीं पता होगा कि लोकसभा कितनी सीटें जीती, कितनी सीटें हारे। केवल आके चतराई करते हैं बैठ के। राइट 10 सेकंड। कर्नाटक का विधानसभा में आप पूछे कितने वोट ऐड हुए, तेलंगाना में कितने वोट डिलीट हुए थे, बताइए विधानसभा में। पहली बात, राहुल गांधी जी ने यहाँ पे विधानसभा चुनाव की नहीं, लोकसभा चुनाव की बात की है कि एक लोकसभा सीट का उन्होंने समरी किया है। राहुल गांधी जी जो है उसको पूरा सबूतों के साथ देंगे। वो लोकसभा की बात। दूसरी बात यहाँ पे जिन्होंने इंदिरा जी को ये नहीं बता पा रहे क्योंकि ये लोग वही हैं कि फेक नैरेटिव लेके आते हैं, झूठ बोलते। तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हुआ, 22 लाख वोटर डिलीट हुए, 22 लाख वोटर डिलीट हुए। कर्नाटक का चुनाव हुआ, 16 लाख वोटर ऐड होते हैं। देखिए आपके 1952 से लेकर 2003 तक 12 से 13 बार SIR होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। सरकारें किसकी थी? 4 बार हुआ नहीं, 2003 तक हुआ। अब आप सोचिए कि आपकी सरकारें किसकी थी भैया। मतलब आप जब चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ये डिस्चार्ज हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। राइट। आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। जी जी, पीछे। हाँ जी। बात बिहार की हो रही है तो मैं SIR पे भी आऊंगी और इस प्रक्रिया पर भी आऊंगी, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि एक जो पटना में नर्स थी उनके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इससे पहले भी मैंने एक घटना का वर्णन किया था पिछली बार अपनी डिबेट में कि किस तरीके से अस्पताल में घुसकर सरेआम गोलियां चला दी गई। तो आज जो बिहार के अंदर जंगल राज है उसका जिम्मेदार कौन है? आज बिहार की जनता जो झेल रही है उसको उससे छुटकारा कब मिलेगा? और बात कर रहे हैं कि भाई आप उसकी, मैं कहती हूँ कि आपकी देखो केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्यों में भी आपकी सरकार, 4.5 साल आप 5 साल आप सोते रहते हैं, फिर अचानक चुनाव से पहले आपकी नींद ही क्यों खुलती है? आपको अगर ये प्रक्रिया करनी है तो आप पहले से करिए ना। लेकिन इससे कहीं ना कहीं संदेह ये होता है कि आप वोटों का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हर बार जब ये प्रक्रिया हुई है उसी टाइम फ्रेम में हुई। नहीं मीनाक्षी, नहीं आप भाई आप मैं एक चीज बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए, पूरी बात कंप्लीट करने को मौका मिलेगा, लेकिन आप इनकम्प्लीट बात, अधूरी बात रखेंगी तो आई हैव टू से मीनाक्षी, मुझे कहना पड़ेगा। जब आप, मैं आपसे जानना चाहता हूं इससे पहले जब हुई 3 बार या 4 बार तो कितने महीनों में पूरी हुई थी वो? मैंने आपको कहा कि भैया इससे 100% संदेह होगा ही होगा कि कहीं ना कहीं वोटों का मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से हुआ, आपका हरियाणा में भी ऐसी तरीके से हुआ, और दिल्ली में भी। आप देखिए जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी, खुद मुख्यमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसके अंदर 1.5 लाख वोट थे और अचानक चुनाव से कुछ समय पहले 50,000 वोट काट दिए जाते हैं। तो आप सोचिए जो वो 50,000 वोटर थे वो सही काटे गए, गलत काटे गए, जो वोटर है उसको समय ही नहीं मिला ये बताने का कि मेरा वोट सही कटा या गलत कटा है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर उसके साथ तो न्याय नहीं हुआ ना, अन्याय हुआ ना, और कहीं ना कहीं मैं इसको कहूंगी कि मैनिपुलेशन तो है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो विधानसभा में चुनाव जीतती है 2 बार, लोकसभा उससे 2 महीना पहले होता है, उसमें 7 सीटें हार जाती है। जब वो हार जाती है तब इल्जाम, और जब वो जीत जाती है विधानसभा, तो मैं आपसे पूछूं विधानसभा कैसे जीत गए 2 महीने के अंदर? भाई 2 ही महीने के अंदर तो चुनाव हुए थे और उसमें तब आप जीत गए चुनाव, तब आपका नहीं निकला, तब आपने नहीं बोला। आपने हरियाणा का चुनाव देखा था? मैं आपसे आपकी दिल्ली, आपने दिल्ली का बताया, मैं आपसे बोला दिल्ली, चंडीगढ़ में तो वोट चोरी होते सबने सामने कैमरे पर देखा। ये आराम से कूल डाउन आराम। दुबे जी मैंने पूछ लिया, बहुत आराम से सही होके। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ उत्तर देना चाहिए कि आखिर 7 जनवरी को उन्होंने अंतिम मतदाता सूची SIR के वो उसके पहले जारी किया था, जो सामान्य रूटीन में वो जारी करते हैं, फिर अचानक से इतना बड़ा सा परिवर्तन हुआ। सामान्य नियम यह है कि राज्य सरकार को चुनाव आयोग को जानकारी देनी होती है साल में 2 बार मृतकों की सूची की। तो इतने बड़े से मृतक कैसे संख्या में निकल आए? क्योंकि जगह इसके पहले भी वहां पे जो वोटर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, 1 मिनट। आपको ये जो पुनरीक्षण हो रहा है इससे एतराज है? ये क्यों हो रहा है? या ये कि वो जो वोट हैं उनको डालने नहीं दिया जा रहा है? इससे मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि पुनरीक्षण इस बात का है कि आप वैलिड हैं या नहीं है, आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, इस बात का है जानकारी लेंगे।
देखिए कोई नहीं चाहेगा कि एक भी फर्जी मतदाता वोट दे, तो इसलिए बिल्कुल चुनाव का शुद्धिकरण तरीका क्या होगा फिर? तरीका ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन से 5 महीना पहले कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 आदमी ऐसे ले आइए जो मर गए हो। अब आप सुनिए मेरी बात, 15 आदमी ऐसे ले आइए या 10 ले आइए जो मर चुके हैं लेकिन आपके हिसाब से जिंदा हैं, उनको खड़ा करिए ना इलेक्शन कमीशन में। इसी में कह रहा हूं, नहीं जस्टिस बख्शी ने ये बयान दिया और हमें लग रहा है कि 12 और 13 अगस्त को जो सुनवाई होगी उन्होंने क्लियरली कहा कि मृतकों के सूची में से 10 से 15 ले आइए, पूरे के पूरे इस एसआईआर की प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है और हमें लग रहा है कि जो जिस तरह से बिहार में ये प्रक्रिया चली है, क्योंकि मैं खाली एक छोटा सा आंकड़ा खाली रख दूं, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता जो कटे थे वो लगभग 17 लाख मतदाता कटे थे लोकसभा चुनाव से पहले, और फिर जून से लेकर नवंबर तक जो फिर समरी रिवीजन हुआ उसमें कम से कम 4.5 लाख मतदाताओं के उसमें भी नाम कटे थे। तो ये प्रोसेस लगातार चल रहा था। अभी जिस तरह से हड़बड़ी में चल रहा है और बिहार में जिस तरह से किसी को भी एक मतदाता को मेरे जानकारी में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के नियमानुसार उन्हें कोई एक्नॉलेजमेंट या पावती पत्र मिला हो। जनाब धन्यवाद प्रतीक। मैं आता हूं एक बार ये पैनल पूरा हो जाने दे उसके बाद। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता ने एकदम झूठ बोला कि 1 करोड़ मतदाता जो हैं वो ऐन चुनाव से पहले जो है वो ऐड कर लिए गए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि 1 करोड़ मतदाता ऐन चुनाव से पहले ऐड कर लिए थे तो जैसे आज आप कोर्ट गए उस समय कोर्ट क्यों नहीं चले गए? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अभी जो राहुल लाल जी ने का एक बहुत अच्छा उदाहरण मुख्यमंत्री ने वहां के दिया था कि उससे ठीक 5 साल पहले चुनाव हुए महाराष्ट्र में, और उस चुनाव में लोकसभा भी पहले हुआ था, उसके बाद विधानसभा हुआ। तो लोकसभा और विधानसभा के बाद कितने मतदाता ऐड किए गए थे उसका कोई फैक्ट एंड फिगर है आपके पास? तब भी ऐड हुए थे वही कोई 80-85 लाख के आसपास, तब ऐड हुए थे। एक बात और, ये कह रही थी बहन जी की 5 महीने पहले और 6 महीने पहले होना चाहिए। मैं इनसे पूछता हूं जो 17 साल 6 महीने का हमारा बच्चा है, यदि वो चुनाव से 1 महीने पहले 18 साल का हो रहा है और ये नॉर्मल रूल है कि 1.25 महीने पहले तक आप चुनाव की अपनी मतदाता सूची में फॉर्म नंबर 6 भर के उसे जमा करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं ना उनके माध्यम से ये फर्जी वोटिंग करा जाते हैं। आपको यहाँ मिल जाएंगे कुछ लोग, वो कहेंगे अरे मेरा तो नाम ही ऐड नहीं हुआ। तो इनसे पूछिएगा कि जो QR कोड चुनाव आयोग ने आपको दिया, आपने उस पर स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट अपडेट किए क्या? और अगर अपडेट किए तो आपको मैसेज आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं आपसे वादा करता हूं आपका नाम जो है वो मतदाता सूची में इस महीने में ऐड हो जाएगा, लेकिन मरे हुओं को वोट नहीं देने दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो नए मतदाताओं का सूची में नाम जाना और एसआईआर में जमीन आसमान का फर्क है, पहले तो ये समझ लें। दूसरी चीज ये कि मैं भी आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से बिहार के अंदर डॉग का निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, और यहाँ एक भैया खड़े हैं वो तो जिंदा हैं, उनका वोटर कार्ड दिया जाता है। तो ये अगर ये गलत नहीं है तो 1 महीने का वक्त है भैया को यहाँ पे, एक मिनट रुकिए भैया को यहाँ पे, एक मिनट मीनाक्षी भैया को यहाँ खड़े होके कंप्लेन करने का, मुझे क्या मालूम है कि भैया आपके साथ आए कि नहीं आए? और मैं आपसे पूछूं कि भैया को यहाँ खड़े होके कंप्लेन करने का वक्त है, लेकिन भैया को इतना जागरूक नहीं है कि अपना जाके वोटर पे, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं उदाहरण के तौर पे, अपना जाके वोटर लिस्ट पे नाम ऐड करवा ले, इतना नहीं है जागरूक। जी बोलिए। देखिए, मैं वही चीज कह रही हूँ कि अगर मैंने आपको दिखाया ना कि किस तरीके से एक डॉग का निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, तो ये अगर नियमितता नहीं है तो क्या है? एक स्वतंत्र पत्रकार जब उजागर कर देता है इन सब चीजों को तो उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो जाती है, जबकि वो सब कुछ कैमरे के सामने दिखा रहा है। ये भी नहीं कि वर्बली कह रहा है या कुछ कह रहा है, लेकिन वो तो प्रमाण रख रहा है, उसके बावजूद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि आज तो पत्रकारिता भी स्वतंत्र नहीं रही। क्योंकि अगर आप पत्रकारिता, मैं इस बात को बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं कि पत्रकारिता आजकल बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 13 दिन में जो क्रांति ला रहे थे देश में, जिन्होंने कहा था हम क्रांति ला देंगे पूरी दिल्ली में और पूरे देश में, वो क्या उन्होंने क्रांति लाए थे? वो क्या पत्रकारिता पे निबंध लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। निबंध लिख दीजिए, एक पूरा निबंध, रुकिए, पूरा एक निबंध पढ़ दीजिए। लेकिन जो 13 दिन में पूरे देश में क्रांति ला रहे थे, जो अन्ना के साथ मीनाक्षी मुझे भी बोलने का हक है जैसे आपको बोलने का हक है, जिन्होंने अन्ना के साथ मिलकर पूरे देश में कहा था कि बादल ये छट जाएंगे और इसके बाद जो आसमान निकलेगा उसमें एक नया सूरज होगा। मैं तो फेवर ही कर रही हूँ ना स्वतंत्र पत्रकारिता का, मैं तो उनके फेवर में खड़ी हुई हूँ। तो मैं भी तो कह रही हूँ कि देश के अंदर
मैं भी पत्रकारिता होनी चाहिए जिससे निर्भीक होकर हर पत्रकार अपना काम कर सके और सच्चाई को सामने ला सके। मैं भी यही कह रहा हूं कि वैसा ही नेता होने चाहिए जिनको जिनको स्कूलों के लिए लड़ना चाहिए, एक के साथ एक के फ्री के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूं जी। बिल्कुल प्रतीक जी, जो बात आपने कही मैं यही बोलने वाली थी, जिन्होंने वादा किया था महिला सुरक्षा। नहीं, वो मसला नहीं है, वो मसला मीनाक्षी का था। वो उन्होंने सवाल पूछा, मैंने भी रख दिया, और इनका सवाल बिल्कुल हकदार है, 100% सही है जी। पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए। पत्रकारिता मुद्दे पे लौटेंगे, हम मुद्दे पे आते हैं। हाँ। राजनीति भी तो स्वतंत्र होनी चाहिए, राजनीति में भी तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी वादा करेंगे, वादा करके फिर अगले का वादा पूरा कर देना चाहिए था ना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो जो डेट दी थी उस दिन सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए चले जाते हैं। हाँ, मैं रुको, बिल्कुल आप ही का है, आप ही का है, आप ही का है, आप ही बोलेंगे। आपने कहा था, बिल्कुल कहा था। मैं आ रहा हूं भैया। आपने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, रुको भाई, दिल्ली छोड़ के ही चले गए, वो कहाँ गई उनकी ईमानदारी, मुझे बताइए यार। अरे ठीक है भाई, अरे वो पंजाब भी देखना है यार, ऐसा थोड़ी ना सर, पंजाब भी देखना होता है। आपने कहा था सरकार के जवाबदेही के लिए कि व्यक्ति नियुक्त करेंगे, उसको क्या कहा था हमने? जोर से बोलो, लोकपाल कहा था ना। देखिए वो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, उस बहस में मत जाना चाहिए। ना तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, ना तो हम पूरी तरह से हम कोई दूध के धुले हैं पत्रकार। तुम तो अपने चाचा से बिल्कुल एकदम उलट हो, जैसे तुम्हारे चाचा उससे तुम बिल्कुल उलट हो जी। मैं आया जी, रुको, पेपर लीक हो रहा है, मुझे मालूम है कल आए थे सर। मैं एडवोकेट पूछा था कल, रुको, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, रुको। अरे यार सर एक मिनट रुकिए, चुपचाप खड़े रहिए। मैं एक बार चुपचाप खड़े रहिए। अगर आपको खड़े होना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या नाम है सर आपका? अभिनव राय। एडवोकेट साहब, आपको ये पूरा हक है, और आप ये भी इंश्योर करिए कि अगल बगल की जो खरपतवार है उसको भी ठीक करिए। वो खरपतवार नहीं है, हालांकि वो अच्छा है लड़का है, उसका कल पेपर के संदर्भ में आया था, और कल कुछ पेपर में परेशान। रुकिए सर, उसका मुद्दा भी आसान नहीं है, छोटा मुद्दा नहीं है वो। और वो हाँ एसएससी वाला, वो लोग आए थे कल, और मैंने उनके बाइट ली थी। हाँ बैठे हुए, चलेंगे तुम्हारे साथ, ये शो खत्म उसके बाद चलेंगे जी। वहीं हम भी बैठेंगे, हमारे पास भी कोई काम नहीं बैठने के अलावा जी। मैं एडवोकेट हूँ जी, दिल्ली बार काउंसिल इनरोल्ड हूँ 2016। बहुत बहुत स्वागत है। और सर केजरीवाल साहब ने एक स्कीम निकाली एडवोकेट के लिए, वेलफेयर स्कीम। हमें नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 5 लाख रुपए का उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी, लेकिन कंडीशन क्या रखा कि जिसका वोटर आईडी कार्ड, एक मिनट, जिसका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का होगा उसी को हम ये स्कीम प्रोवाइड करेंगे। आप मेरी बात समझिए, हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इनरोल्ड लॉयर हैं, हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लॉयर हैं, हम दिल्ली के लॉयर हैं, हम उस स्कीम से वंचित हो जाएंगे? नहीं, मैं समझा नहीं। अगर आप यहीं के हैं तो आपको मिलेगा। नहीं दे रहे ना, नहीं दे रहे। अरे अब तो है भी नहीं, अब तो कहाँ देंगे? अरे वैसे वो स्कीम कंटिन्यू है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, इस सरकार ने कहा था कि जो अच्छी स्कीम है उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसमें क्या था, उन्होंने तो एडवोकेट लोगों से डर भी बहुत लगता है मुझे, और बात खत्म ही नहीं करते हैं। सर हाँ। उसमें क्या था, उन्होंने कंडीशन रख दी कि जिसका वोटर आईडी कार्ड यहाँ का होगा। सर मैं बनारस का रहने वाला हूँ, काशी भोलेनाथ, वहाँ तो वहाँ यूपी में लीजिए। सर मैं यहाँ इनरोल्ड हूँ, मैं यहाँ इनरोल्ड हूँ, तो मुझे अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इनरोल्ड हूँ तो आपको 5 लाख का यहाँ पे मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? बहुत जल्दी निकलो यहाँ से, ज्यादा देर नहीं करे, अच्छी बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है मैं आता हूँ। अरे बीच में बच्चों को लेके आया, भीड़ में। रुकिए साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मामा रुको, एक मिनट आ रहा हूँ जी। बीजेपी, हाँ
प्रतीक जी, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहती थी कि हम इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जा रहा है तो सारे ही राज्यों को लेकर, फिर तेलंगाना, कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, सबको लेकर सवाल होना चाहिए। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि वो पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रही है, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को भी उन पार्टियों से सवाल उठाना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए जनता को बेवकूफ बनाते, कोई भी वादा कर डालते हैं जो अनरियलिस्टिक होता है, उसके बाद उनका कोई ब्यौरा नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जनता इस तरह से बेवकूफ बनी फिरती है कि आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। अगली बार आएंगे। ऑटो वाले भैया, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने कहा था, एक मिनट कुल राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे। बताइए, तानाशाही लाना चाहते हैं देश में। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ और देश के तमाम विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूँ, अगर आपको चुनाव जीतना है तो जनता के दिल में आपके प्रति वो मोहब्बत होनी चाहिए, वो समझ होनी। आज जनता आपको नहीं समझ पा रही है, इसलिए कि आप वही भाषा बोल रहे हो जो पाकिस्तान बोलना चाहता है, जो बाहर के लोग बोल रहे हैं। आप भारत की भाषा नहीं बोल रहे हो, और जो भारत की भाषा नहीं बोलेगा वो कभी चुनाव आयोग पर टिकड़ा फोड़ेगा, कभी ईवीएम पर टिकड़ा फोड़ेगा, क्योंकि इनका नब्ज पर हाथ नहीं है जनता के कि जनता आज की चाहती क्या है। ये जो 25 दिन रुको, ये जो तुम 25 दिन नहीं बोले, इस पे नब्ज में हाथ तुमने सीखा है कि नब्ज में हाथ क्या होती है? जी रुको, छोटा भाई, तुम्हें समझाया मैंने, छोटा। हाँ जी, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। हमारी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, इन्होंने एक दिखाया था डॉग बाबू का। आप सोचिए, बिहार में स्थिति ये है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के एक तो अच्छे दिन आने हैं कि भैया कुत्तों के रेजिडेंट सर्टिफिकेट बन जाते हैं, सांसद जी का कुत्ता खो जाता है। व्हाट डू यू मीन भाई कुत्तों के दिन अच्छे आने वाले हैं? मैंने कहा कि कुत्तों के दिन अच्छे आए, इसलिए बिहार में कुत्तों का रेजिडेंट सर्टिफिकेट बन गया। सांसद का कुत्ता खो जाता है तो पूरी पुलिस जो है 2 दिन में ढूंढ के ले आती है। सच्चाई है कि जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक सवाल नहीं उठा रहा, खुद एनडीए के नेता जो है, चाहे वो बात हो जेडीयू के विधायक संजीव सिंह जी की बात हो, उन्होंने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। जेडीयू के जो सांसद है गिरधारी यादव जी, उन्होंने कहा कि भैया अगर हम अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज ही न उठा सके तो क्या फायदा है यहाँ संसद में बैठने का। तो आज खुद इनके एनडीए में जो है लोग बाग कह रहे हैं कि भैया ये पूरी प्रक्रिया गलत है। राइट, टेक इट अ पॉइंट। रुको, देखिए, एक तो केजरीवाल जी का मॉडल ये था कि वैगन आर लेके गए और मैंने देखा पंजाब में गाड़ी का मॉडल चेंज हो गया, करीब 3 करोड़ की गाड़ी आती है, उसकी फ्लीट में चलते हैं। दूसरी चीज है कि राहुल गांधी जी का उन्होंने बिहार के अंदर सरेंडर कर दिया है। वो इसी उसमें कि हम जीत तो पा नहीं रहे, केवल ऐसे हम इधर उधर बातों घुमाते रहे। 243 विधानसभा है, वहां पे 243 विधानसभा में राहुल गांधी जी को ये नहीं पता होगा या उनके प्रवक्ताओं का कि कितने बूथ होंगे। 90,000 से ज्यादा बूथ है, 90,000 से ज्यादा बीएलओ लगते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा बीएलए लगते हैं, 243 ईआरओ लगते हैं, 3,000 से ज्यादा असिस्टेंट ईआरओ लगते हैं। ये सारी प्रक्रिया किया जाता 45 दिन के अंदर। जब सब कुछ उसमें डिलीट हो जाता, 22 लाख लोग उसमें पाए जाते हैं डेथ, 35 लाख लोगों का अस्थायी निवास वहां पे नहीं है। वो मतलब यह है कि वहां रह नहीं रहे हैं, परमानेंट रूप से वो वहां से हट चुके हैं। बाकी 5 लाख लोग वहां पे ऐसे हैं, 7 लाख लोग कि एक जगह इस विधानसभा में पता चलता दूसरी विधानसभा में। जब फाइंड आउट किया गया, एक ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट में यह कहा गया अगर भाई किसी के पास कहीं पे जरा सा भी एरर होता है तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको एक इम्यूनिटी दी कि भाई 15 लोग आप कबर में से निकाल के लेके चले आओ, हम इसमें सब बदल देंगे। वो तो इनके साहस और हिम्मत नहीं, क्योंकि इनको झूठ। मैंने 10 उदाहरण गिनाए, कर्नाटक में बताए 224, कर्नाटक में विधानसभा में 135 इनके पास है। क्या रिजाइन देंगे ये जो बम फोड़ते हैं? बम फोड़ने के नाम पे आप आंख मारने लगते हैं, फ्लाइंग किस देने लगते हैं, किसी भी उसमें जाके गले पड़ने लगते हैं। गजब की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि भाई 5 अगस्त को वो क्या सूचना देंगे, पहले उसका इंतजार तो कर लीजिए, उसके पहले क्या टिप्पणी की जाए। लेकिन देखिए, बिहार के मामले में अभी भी मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में भी कहा अभी भी कि आप कम से कम जो अपना दस्तावेजों की सूची है, 11 दस्तावेजों की सूची में उसमें आधार कार्ड को तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए उसको। और देखिए, जो अभी यहाँ पे मीनाक्षी जी ने कहा वो डॉग के मामले को लेकर, वो मामला देखिए पहले भी जिससे गंभीर है, क्योंकि बिहार की आबादी 12 लाख है। सुन लीजिए, वहां की चुनाव आयोग ने नलिफाई कर दिया। ये लोग पीडीएफ पे क्रिएट करके लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर अपने ट्विटर हैंडल पे कहा कि ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और ये लोग मालाफाई इन्फेक्शन के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, पीडीएफ पे कोई इमेज क्रिएट करा लेंगे, सेंसेशन बनाने के लिए करते रहते हैं। चलिए, वो बात
मैं तो इलेक्शन कमीशन के ही आंकड़े दे रहा हूँ। बिहार की आबादी कितनी है? ये भी सोचिए कि बार बार किसी झूठ को फैलाना ये भी एक अपराध है, और संवैधानिक संस्था के बारे में लेके मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो इसलिए जो उन्होंने 789 पेजों का जो पूरा का पूरा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, हलफनामे को मैंने पंक्ति पंक्ति पढ़ा था, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 14 करोड़ जो है कि वहां पे आवास प्रमाण पत्र बने। अरे बिहार की आबादी 12 करोड़ है, तो 2 आबादी से भी 2 करोड़ ज्यादा आवास प्रमाण पत्र कैसे बन गए? अगर फर्जी नहीं, सारे आंकड़े फर्जी। अभी आपको दिखाया ना, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पीडीएफ क्रिएट किया गया, इसी प्रकार से राहुल लाल यहाँ भी पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने आपत्ति जताई, लेकिन बताया नहीं कि आपने क्या आपत्ति जताई। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस आज की डेट में अल-कायदा का, जॉर्ज सोराज का, अमेरिका का मैं बेकार अनर्गल बात नहीं। देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अनर्गल बात मैं नहीं लूंगा। अभी भी एक चीज में देखिए, एक ही चीज मैं कहूंगा, फ्रंटल मैंने उसके आपत्ति जता दी। देखिए 12 करोड़ आबादी और 14 करोड़ की वो संख्या कहां से आई हुई है, इसको सोचना पड़ेगा हम लोगों को। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि 126% सीमांचल में वोटर आए, वो आधार कार्ड कैसे बन गए? ये तो देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसमें ऐसा करना चाहिए कि हिंदी विषय को अंग्रेजी विषय, अरे हंसिए मत। आज मेरी तबीयत क्या नासाज हुई तो तमाम सारे लोग एकदम से हावी हो गए। यहाँ खड़े होइए, मुझे ये बताइए कि रुको, 126% कैसे बढ़ गए आगे? अच्छा, मैं इसी पे कह रहा हूँ, आधार कार्ड बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? वहाँ पे राज्य सरकार में 2005 से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, डबल इंजन की सरकार 2011 से केंद्र में बने हुए हैं। तो अगर आधार कार्ड फर्जी बना तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? राइट। अब वही रुकिए। ये बिल्कुल ठीक है। अगर वो बने हैं और जिम्मेदारी है तो उसी जिम्मेदारी का, अरे रुकिए ना, अरे उसी जिम्मेदारी का तो निर्वाह हो रहा है। बैठिए सारे आके, इधर आइए। कहा ऑटो वाले उपाध्याय जी, इधर आइए। ऑटो वाले उपाध्याय जल्दी आइए। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने ही कर्मों को आज बता रही है, जैसे उसने पहले किया था। इंदिरा जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, घोटाला किया। वो पुरानी बात हो गई। पुरानी बात को ही तो सीख करके ये बोल रहे हैं अपने कर्मों को। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों को, ये बिहार की बात करते हैं, क्या बिहार में वो आएंगे जो पुलिस को, अगर देश की रक्षा करता है जवान, तो समाज की रक्षा पुलिस करती है। और पुलिस को उनके नेता कह रहे हैं, पुलिस वाले ठुमका लगा, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों की सरकार अगर बिहार में आएगी तो आज जंगल राज होगा या कानून का राज होगा? ये बिहार की जनता को समझ। बोले, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप समझे, जून 2025 तक चुनाव आयोग फॉर्म 6 के तहत लोग बागों के जो है रजिस्ट्रेशन करता है। और कैसे फॉर्म 6 के तहत करता है कि भैया अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भैया आप आधार कार्ड कर लीजिए। आधार कार्ड नहीं है तो चलो एक काम करो, माता पिता के साइन करवा दो। वो भी नहीं हो सकता तो चलो सरपंच से लिखवा दो। अगर वो भी नहीं हो सकता तो एक काम करो, हमारा एक अधिकारी जाएगा, वो आपकी उम्र का मूल्यांकन कर लेगा और उसके बाद आपका कर देगा। तो यानी आपने इसके तहत फॉर्म 6 के तहत आपने जून 2025 तक किया, तब आपको इस प्रक्रिया की याद नहीं आई। आप जनवरी 2025 तक समरी रिवीजन करते हैं, उस समय पे आपको याद नहीं आया कभी इतने मृतक है, इतने जो है लोग बाग जो दूसरी जगह पे रहते हैं, इतने लोग बागों के 2-2 जगह पे। लेकिन आपको आज अचानक चुनाव से ठीक पहले याद आ जाता है, तब हम चुनाव उठाते, तब हम सवाल वैलिड है, सवाल ठीक। जी देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग, क्या हो गया, कहां से आना हुआ, कहां से आई? नमस्ते, एक मिनट रुको, डिसिप्लिन में थोड़ा सा बिहेव। कहाँ से आना हुआ? नगर से आए हैं हाँ? सर, आनंद पर्वत से। जी हाँ, मैं मिठाई खाऊंगा। जी, कौन बोला था? हाँ जी। देखिए, ये लोग क्या कहेंगे कि सर नीचे क्यों नहीं हुआ, पैर ऊपर क्यों नहीं हुआ, बगल क्यों नहीं हुआ। अरे मैं तो इसी डिबेट में कम से कम 10 बार बता चुका हूं, इंटेंसिव रिवीजन के 2 पार्ट होते हैं। अगर जो एक्टिव पॉलिटिक्स में होगा उसको पता होता है कि जब चुनाव आता है उस टाइप पे डिलीशन नहीं होता, उस टाइम ऐड होता है। आप कहीं भी जाके, केवल जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तब उसके 2 पार्ट होते हैं। समरी रिवीजन होता है जिसमें लोगों के ऐड किया जाता है कि भाई वो कहीं के प्रवासी होके वहां तो नहीं आए हैं, या किसी डेथ नहीं हो गई, या डुप्लीकेसी नहीं हो गई, ये होते हैं। उसके बाद में उसका होता है डीआरई ड्राफ्ट
ड्राफ्ट रिवीजन एक्सरसाइज होता है, ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया जाता है, उसके बाद में 1 सितंबर तक उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि इसमें कुछ एरर है तो आप बताइए कहां पे एरर है, कि किसी का ऐड करना है, डिलीट करना है। आपके एजेंट उसको प्रस्ताव देंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं ये तब हुआ, ये बाद हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के 2 पार्ट होते हैं। उमस कहती है, वैसे उमस से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतना ही रोज पसीना निकलता ही है। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन जनता को बोलना है, जनता के पास मुद्दे हैं, जनता को जिस मुद्दे पे मैंने बात करी जनता उस पर बोलना चाहती है, जरूर मैं जरूर उनसे बात करूंगा, ऑफकोर्स बात करूंगा। मैं आप बिहार से, मुझे मालूम है आपको, तो मैंने जब आप घर से चले थे ना तभी से पहचान लिया आप बिहार के हैं। मैं समझ गया था, जैसे ही आप खड़े हुए तो मैं ये भी समझ गया कौन जिला है आपका। जी, मेरा नाम उमाशंकर सिंह है। एक मिनट में कहां से आना हुआ? मैं अब तो दिल्ली में ही रहता हूँ। पहले कहां से? छपरा सारण से। वाह क्या बात है। और मेरा दोनों जगह नाम था, बिहार में भी, छपरा में और यहाँ भी। इसके बाद 2 जगह था नाम था, मैं नहीं जानता था। अभी 10 दिन पहले वहाँ का बीएलओ का फोन आया, मेरे घर पे बीएलओ गया तो मम्मी ने मेरा फोन नंबर दे दिया कि उससे बात कर लो। तो उन्होंने फोन किया, भैया वो पर्सनली भी जानते हैं, गांव के लोग हैं, कि आपका और आपके वाइफ का नाम है तो कृपया करके आप आधार कार्ड नंबर भेज दीजिए तो इसको हम कंटिन्यू कर दें। तो मैंने बोला नहीं भाई मुझे कंटिन्यू नहीं चाहिए, मैंने आधार यहाँ से मेरा आई कार्ड बना हुआ है। तो उन्होंने बोला तब इसको कैंसिल करते हैं। बोला एकदम कैंसिल कर दो। तो आपने वहां पे वोट कैंसिल करवा दिया, बहुत अच्छी बात। जी कहां से आना हुआ आपका? सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी बिहार, जय सीता मैया। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? नीरज गोयनका। नीरज गोयनका जी, बोलिए गोयनका साहब। बिहार में एसआईआर की जरूरत इसलिए है, 3 बड़े मुद्दे हैं। 3 बड़े मुद्दे हैं जी। अरे भैया ये शराब वाले से तो हम इतना परेशान हैं, इतना परेशान है शराब से कि क्या बताएं। अब या तो एक ही काम हो सकता है, या तो मैं तुम्हारे साथ भी पीना शुरू कर दूं बैठ के, और या तो तुम मुझे रहम करो, मेरे ऊपर रहम कर दो मेरे भैया शराब वाले जी। पहला मुद्दा है कि जो हमारी सीमा है बांग्लादेश नेपाल, खुली सीमा है, रोज घुसपैठ है, और ये जो सीमांचल के क्षेत्र हैं अररिया, कटिहार, किशनगंज, यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा आधार कार्ड है। आप कहते हैं आधार कार्ड को जोड़ दो उसके साथ, तो क्या रोहिंग्या को वोट देने दें? नंबर 2, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां का पलायन रेट सर्वाधिक है, डबल से भी ज्यादा है, 15 कुछ क्या जी। तो जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए बिहारी। अरे ना बाबा, वो देखिए वो मुझे ये आप कह देते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता। बाबूजी मैं आपसे माफी मांगेगा। तो बड़े बड़े परेशानियों में कोई अपना घर छोड़ता है, कोई यूं ही अपना घर नहीं छोड़ता, और बड़ी दिक्कतों के साथ। लेकिन हाँ ये भी बात सच है कि हम सब ने अपने अपने घर छोड़े हैं, और अपने घर छोड़ के जब आए हैं यहाँ तक अपनी चीजें बनाई। रुको, खड़े रहो भी, मैं आता हूँ। हाँ जी, बड़ी देर से हल्ला मचा, क्यों हल्ला मचा रहे हो इतनी देर से? क्या नाम है? सर मेरा नाम बाबर है, बाबर रब्बा है। बाबर रब्बा, जो दुनिया में पहली बार आया है। रुको यार, 1 मिनट रुको, अंदर आओ जरा बाबर। अरे रुको, बहुत देर से हल्ला मच, क्या नाम है? बाबर रब्बा है। बाबर रब्बा, आओ मेरे अब्बा, यहाँ आओ, या मेरे अब्बा। बनाई है जो दुनिया में एक ऐसी चीज बनाई है, जो दुनिया में एक ऐसी चीज बनाई है दवा, हाँ, और जिसे पीने के बाद जब तक मैं नहीं कहूँगा इंसान मर नहीं सकता। तुमने बनाई है एक ऐसी चीज, नाम तुम्हारा क्या है? बाबर रब्बा। देखो भाई, ऐसा है कि सारे लोग लौट जाओ, अब एसआईआर पे बात नहीं होगी, अब बाबर रब्बा पे बात होगी। ये भी सुन लो, बड़े बड़े बाजीगर आकर चले गए, बड़े बड़े जादूगर आकर, हमारे जैसा बाजीगर नहीं देखा, मगर बाबर रब्बा नहीं आया था कोई दुनिया में, वो मैं आया हूँ। तो वो बाबर रब्बा रहते कहाँ हो? शामली। शामली में, ये बगल में उत्तर प्रदेश में। बनाया क्या है? दवा बनाई है सर, दवा। काहे की? जिंदगी की, जीवन देने की। तो इसको खा लेने से क्या होता है? उसे पिलाने के बाद जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई नहीं मर सकता, जब तक मैं नहीं कहूँगा सर। आज तो कोई दुनिया में आया नहीं था इस नाम का आदमी। सर मैं पागल नहीं हूँ सर मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ सर मैं। तुमने क्या बनाया है? दवा बनाई है सर। है? यहाँ पे काहे की बात हो रही थी? सर ये तो राजनीति की बात हो रही है। ये राजनीति की बात? यहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो रही थी, लोकतंत्र को कैसे तमाम सारे वोट डालने, और तुमने क्या बनाया है? सर मैं अपनी दवा की बात। क्या दवा बनाई है? ऐसी दवा जो जीवन दे सके सबको। कौन सी दवा? मेरे नाम की है, बाबर रब्बा के नाम की है वो दवा। वो दवा से होता क्या है? जीवन मिल जाएगा आपको। कैसा? अगर आप मरते होंगे तो मेरे से बात करना, जिंदे हो जाओगे।
जी सर, पागल नहीं हूँ सर मैं। सर मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, पागल तो मैं हूँ। वैज्ञानिक हूँ मैं, पागल नहीं हूँ सर। नहीं, पागल मैं हूँ। इंडियन वालों ने, तुम्हारा नाम है बाबर रब्बा, मेरा नाम है अब्बा। आपको तो खुश होना चाहिए, इंडियन वाले ने वो काम किया। तो देखो बाबर रब्बा तुम ही बना सकते थे और कोई नहीं बना सकता था। एक काम करो, मेरे पास आओ। क्या बनाया है तुमने? सर तुमने क्या बनाया? दवा बनाई है सर, दवाई। पकड़, मन कर रहा है तो पकड़ के इसे दबा ही दे तुम्हें। बाबर रब्बा बड़े बड़े। क्या नाम तुम्हारा? हम तो सोचे तुम भी ऐसे ही आ गए। बाबर रब्बा गजब आदमी। टाइम वेस्ट वाला बंदा। सुन लो, आइंदा यहाँ दिखना जाना यहाँ पे बाबर रब्बा जी। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सच्चाई है कि बिहार में ये एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए हो रही है ताकि जो सीएजी ने 70,000 करोड़ का मां घोटाले का जो वहां पे खुलासा किया है उसको छुपाने के लिए की जा रही है। राइट। देखिए, एक तो कांग्रेस को, विपक्षी नेताओं को पॉलिटिकल अल्जाइमर हो गया। इनको अपने घोटाले नहीं याद है, अपने नरसंहार नहीं याद है। और यूजिंग सर्टिफिकेट है। और ये सारे घोटाले जो हैं, जब तेजस्वी यादव घोटाले नहीं, यूजिंग सर्टिफिकेट का मामला, यूसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। एक चीज है, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्षी नेता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर क्या होता है। ये वही संविधान का नियम है 1950 का, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950 का, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसको ये लोग भारत रत्न ने दे पाए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिनको स्वामीनाथ के मंदिर पे जाने की वजह से क्या कहते तड़पा के मरवा, मतलब दवा बिना इनकी डेथ हो गई थी। नेहरू जी भी थे। क्या था कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति, वो वोटर हो सकता है। आर्टिकल 326। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब घुसपैठियों की बात हो रही है तो ये तो अमित शाह जी की सबसे बड़ी नाकामी है। 20 साल से जो है वहाँ पे जेडीयू की समर्थित सरकार चल रही है। 11 साल से मोदी जी जो है, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी घुसपैठे नहीं रोक पा रहे, तो उनकी नाकामी है। देखिए क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ही भाई ने पाक का नाम लिया, ऑटो वाले भाई ने, यकीन मानिए मैं दावा करती हूँ कि पूरे देश की जनता की दुखती रख पे हाथ रख दिया। क्योंकि देश की जनता चाहती थी कि ये जो पुलवामा है या पहलगाम है या उरी हमला है, उन सबका बदला लिया जाए। और हमारी सेना सक्षम थी पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए, लेकिन तभी सीज फायर कर दिया जाता है। और वो सीज फायर का ऐलान कौन करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं और 31 बार कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मोदी जी ने भी संसद में प्रेसिडेंट ट्रंप के हर एक दावे को खारिज करते हुए नकार दिया। एक बार भी नहीं कहा, इस तरह से चीखने चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलती। ना ही डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से सुर में सुर मिलाकर राहुल गांधी। माननीय उच्चतम न्यायालय का सत्कार करना चाहिए, उसकी भूमिका को हमें सराहना करनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट संस्था है वो अपना रोल अच्छे से निभा रही है, हमें उन पे विश्वास करना चाहिए, ना कि वो किसी की कठपुतली है। वो किसी की कठपुतली नहीं है।